मिस्टर सुरेश सिंह भदौरिया, चेयरमैन है इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। डॉक्टर अंबर मित्तल, एमएस ऑर्थोपेडिक, ये ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं, जोरदार तालियों से स्वागत इनका। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, ये डायरेक्टर है आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक। लगातार मध्य प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र पे विकास कर रहा है और हम नई नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में क्या कुछ नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। तो अगले पैनल से हम जानेंगे कि किस तरीके से वो देखते हैं मध्य प्रदेश में क्या कुछ विकास हो रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आसिफ, ओवर टू यू। ठीक है, और प्लीज आप भी मुझे ज्वाइन कीजिए। और हमारे साथ इस वक्त एक टोटल और टिपिकल मेडिकल एक्सपर्ट पैनल है। हमारे साथ 3 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। सबसे पहला सवाल सर, सुरेश सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और सुरेश सर, आपसे मेरा पहला सवाल है, इंडेक्स ग्रुप लाना है, शुरुआत करनी है, समाज में योगदान देना है, इसकी कैसे इसका ख्याल मन में आया है, इसकी परिकल्पना क्या थी, कैसे शुरुआत हुई थी? इंडेक्स ग्रुप की शुरुआत मैंने 2006 से स्टार्ट किया था 1100 बेडेड हॉस्पिटल के साथ में, फिर मेडिकल कॉलेज। इसकी शुरुआत बेसिकली मेरे फादर को ब्लड कैंसर था, तो बहुत जगह हम लोगों ने इलाज कराया और बहुत जगह ट्रीटमेंट देखा, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया और इतनी एक्सपर्टाइज नहीं थी कि जो ब्लड बैंक को क्योर कर सके और ब्लड बैंक से ब्लड कैंसर को। तो इसलिए मैंने सोचा और देखा कि देश में मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया के सभी जगह हम गए, वहाँ देखा कि सभी जगह डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, नर्सिंग की कमी है और मेन टेक्नोलॉजी की कमी है। तो फिर मैंने इसलिए कहा कि हॉस्पिटल खोला जाए, हॉस्पिटल को चलाने के लिए एक मेडिकल कॉलेज भी साथ में खोला जाए, जिससे डॉक्टर्स और नर्सिंग और सब नए टेक्नोलॉजी से हम उनका इलाज भी अच्छे से कर सकें और नए डॉक्टरों को अच्छी ट्रेनिंग दे के ये वो एक्सपर्ट बन सकें, जिस देश में लोगों की सहायता कर सकें, हेल्प करें। डॉक्टर अंबर सर, आपसे सवाल है मेरा। ये जोड़ जीवन में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जोड़ नहीं है तो फिर चीज़ें बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं। फिर वो चाहे कोहनी हो, वो घुटना हो, वो हिप्स हो, जॉइंट्स, ऑलवेज दिक्कत, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जोड़ों का दर्द क्यों होता है और दर्द ही उसका सिम्टम है या कुछ और भी सिम्टम है? ये सवाल ज़रा मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर। सबसे पहले तो मैं मुझे बुलाने के लिए इस पैनल पे शुक्रिया करता हूँ ZEMP छत्तीसगढ़ के सभी दर्शकों का। और ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है जिसमें हम आरोग्यम रोड टू हेल्थ MPCG के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने सवाल किया कि जोड़ तो हमारे जीवन का ही बेसिक वो है। तो जोड़ों के दर्द के मुख्य जो 2 मेन कारण हैं वो हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस आज जो है 20 अक्टूबर, जो कि वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे भी है, तो मैं उस चीज़ के लिए भी आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे पे ही हम इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हम हड्डी के बारे में और बाकी बीमारियों के और चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्यों होता है, जोड़ों के दर्द के क्या रहता है? तो सबसे मुख्य कारण रहता है कि जैसे विटामिन D और इसकी कमी। तो आजकल की जो हमारी जीवन शैली हो गई है, हम बिल्कुल आलसी हो गए हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं करना, आजकल सन बाथिंग नहीं। पहले के ज़माने में हम बाहर प्लेग्राउंड में ज़्यादा खेलते थे, आजकल मोबाइल पे ज़्यादा खेलते हैं। तो प्लेग्राउंड पे खेलते थे तो सन मिलता था तो नेचुरली विटामिन D बढ़ता था। दूसरा, खेलने से हमारी फिज़िकल एक्टिविटी होती थी तो हमारी बोन्स एंड मसल्स स्ट्रांग रहती थी। तो आजकल ये सब चीज़ें ना होने की वजह से मोटापा भी बढ़ रहा है। मोटापा बढ़ने से अगेन बॉडी में जोड़ों पे लोड ज़्यादा आने लगा है। तो आप देखेंगे कि आजकल ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बढ़ गया है उसी की वजह से। जो पहले घुटने और इसके दर्द की शिकायत होती थी लोग को 60s-70s में होती थी, बट चूँकि अब आजकल ये एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती है तो ये एक डिकेड अर्ली आजकल सारी बीमारियों के ऑनसेट्स होने लग गए हैं। सो जो आर्थराइटिस है आजकल 50 to 60 ईयर्स की एज में ही बहुत ज़्यादा कॉमन होने लग गया है। तो मेरी सभी लोगों को यही सलाह है कि हमें सबसे ज़्यादा तो एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, हमारे खान पान का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सीडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए कि घर गए, ये रखा, कपड़े चेंज करे, मोबाइल या टीवी ऑन करा और बैठ गए। हमें डेली अपने लिए 1 घंटा कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए निकालना चाहिए, सो दैट हमें जोड़ों की प्रॉब्लम कम से कम हो। डॉक्टर अर्पित, अगला सवाल आपसे है।
पहले तो आपके हॉस्पिटल का नाम और हमारे कार्यक्रम का नाम सर बहुत सिमिलर है, और क्या सोचकर आपने इस हॉस्पिटल का नाम आरोग्य रखा? और मेरा ये भी सवाल है कि आरोग्य हॉस्पिटल में होम्योपैथी इलाज किया जाता है, मॉडर्न होम्योपैथी क्या होती है सर? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्योंकि जब हमने इस नाम को जब परिकल्पना की थी तो बिल्कुल आपने जो आज क्वेश्चन पूछा था उस समय हमारे दिमाग में यही आया था कि क्या कुछ हम अलग करने जा रहे हैं और हम उसको किस तरीके से इस्टेब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी इन होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक। एक एक नाम में मैं आपको थोड़ा सा इम्फेसाइज करूँगा। आरोग्य का मतलब होता है सभी लोगों को जो हम हेल्थ दे सकें और उनको हम तन मन और एक तरीके से मेंटली, फिजिकली और सोशली वेलबींग देकर हेल्थ की कंप्लीट डेफिनेशन दे सकें, ये हमारा प्रयास है। सुपर स्पेशलिटी का मतलब होता है होम्योपैथी में आज तक हम लोगों ने देखा है जो बेसिक ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि होम्योपैथी के बारे में ये बताया जाता है कि 200 साल पुराना सिस्टम है, उसमें ज़्यादा इन्वेंशंस नहीं हो पाए, ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाया, इसलिए इस ट्रीटमेंट का उपयोग केवल बेसिक ट्रीटमेंट, हेयर फॉल, स्किन या जो कह सकते हैं बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं उस तरीके के पेशेंट्स के लिए किया जाता है। लेकिन अगर हम आज के संदर्भ में बात करें, 200 साल बाद हम आज के पेशेंट्स के लिए बात करें तो मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है, रिसर्च काफ़ी आगे जा चुका है। तो हमने होम्योपैथी में एक नया रिसर्च किया जिसका नाम दिया हमने मॉडर्न होम्योपैथी, और इस कंसेप्ट को चेंज किया कि अगर होम्योपैथी से अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट, एग्रेसिव जो ट्रीटमेंट हमारा देने का तरीका है, अगर हम उसको देना चाहें तो हम किस तरीके से देंगे। इसके लिए हमने होम्योपैथी में फास्ट ट्रीटमेंट के लिए जो डोजेस हैं उसको बढ़ाए, जो 200 साल पुराने सिस्टम के जो पैरामीटर्स थे उसको चेंज किए, और आज के हिसाब से इस कंसेप्ट को हमने एक परिधारणा जो हमने बनाई थी उसको हमने जीवंत करने के लिए उसके पे प्रयास चालू किया। दोस्तों, जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, अस्पताल में कोई गंभीर रूप से भर्ती पेशेंट्स होते हैं, इवन जो कोमा में जा चुके होते हैं, इवन कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो सर्जरी के मुहाने पे खड़े होते हैं, जिसमें सभी सिस्टम मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी सर्जरी ही एकमात्र उपाय बताया जाता है। ऐसे केसेस को, या ऑटोइम्यून बीमारियां, सर बैठे हैं यहाँ पे, ऑटोइम्यून बीमारियां जिसमें कई बार हमें भी मजबूरी में स्टेरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे जाना पड़ता है, ऐसे केसेस को अगर हम होम्योपैथी से अगर डील करना चाहें तो उस कंसेप्ट को चेंज करना बहुत जरूरी था। इसके लिए हमने एक सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट बनाया, मॉडर्न होम्योपैथी नाम दिया, और इस कंसेप्ट के माध्यम से जो एग्रेसिव, बिना साइड इफेक्ट का, बिना परहेज का नेचुरल और सेफ ट्रीटमेंट प्रोड्यूस किया, उसके हिसाब से जो 3000 पेशेंट का डेटा आज जो हम लोगों ने रिकवर किया है, जो हमारे यूट्यूब के चैनल या वेबसाइट पर जाकर आप सभी के प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट्स के आधार पर उन पेशेंट्स की डॉक्यूमेंट्री या उस पेशेंट्स के रिपोर्ट्स या रिव्यू या फीडबैक के आधार पर जो मेडिकली हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक हमारा प्रयास था, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी, यानी भविष्य की होम्योपैथी। मैं एक चीज़ सोच रहा था, होम्योपैथी के बारे में लोग कहते हैं कि धीरे काम करती है लेकिन जड़ से ख़त्म कर देती है बहुत धीरे। अर्पित सर की स्पीड देखी आपने, क्या फ्लुएंसी है, लग रहा है जैसे मतलब बहुत तेज़ कोई एलोपैथी, रोबोटिक सर्जरी, खटखट खटखट खट, होम्योपैथी नहीं चाहिए, ठीक, लेकिन है मॉडर्न होम्योपैथी के डॉक्टर। सर मेरा सवाल है आपसे बतौरिया सर, मयंक वेलफेयर सोसाइटी के बारे में कुछ बताइए सर, और इसमें कौन कौन से संस्थान आते हैं और कैसे ये समाज को एक हेल्प कर रही है, मदद कर रही है। मयंक वेलफेयर सोसाइटी में एक यूनिवर्सिटी है, मालवंचल यूनिवर्सिटी। मालवंचल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत करीबन 15 कॉलेज हैं, जिसमें इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, इंडेक्स नर्सिंग कॉलेज, पैरा मेडिकल कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, फार्मा कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, डेंटल कॉलेज, होम्योपैथी कॉलेज एंड आयुर्वेदिक कॉलेज। ऐसे 2-4 कॉलेज और भी हैं, शायद मैं नाम अभी मिस कर रहा हूँ। और ये सब मेडिकल से रिलेटेड ज़्यादा कोर्सेज हैं, और ये सब लोगों को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। नहीं सर, मैं आपको रोक रहा हूँ, हेल्थ के क्षेत्र। पहले तो आप ये समझिए, सामाजिक सेवा में जब हम पूछ रहे हैं कि आपके कौन कौन से संस्थान हैं जो समाज को हेल्प कर रहे हैं, सर ने 15-20 नाम गिनाए, उसके बाद भूल गए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इतने संस्थान समाज को समर्पित कर दिए कि अब याद भी नहीं है, तो इसके लिए ताली हो जाए एक बार। कि बाद में सर कह रहे हैं कि और कौन कौन से हैं पता नहीं, लेकिन काम कर रहे हैं, तो ये ठीक है, अच्छा है, समाज के प्रति ये समर्पण भी ठीक है सर। बोलिए सर। नहीं, ऐसा नहीं कि याद नहीं है, मतलब कोई बात नहीं सर, आपका महत्वपूर्ण टाइम ज़्यादा नहीं सर, हम ढूंढ निकालेंगे, इसी में माहिर हैं सर हम। इसके साथ साथ हमारा एक और मेडिकल कॉलेज है, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज तो है, जिसमें 1200 बेडेड हॉस्पिटल है। इसके अलावा देवास में एक अमलतास मेडिकल कॉलेज भी है, उसमें भी 150 छात्र पर ईयर MBBS करते हैं, प्लस MD MS के कोर्सेज भी हैं हमारे पास। इंडेक्स में भी MD MS के कोर्सेज हैं, जिसमें 132 सीटें हैं, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। एवं 250 सीट MBBS की हैं, जो पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान और UP में कहीं भी नहीं है। और इसके साथ MD सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज भी हैं हमारे पास, MCH हैं, DM है,
तो ये सारी चीज़ें, ये सब मेडिकल क्षेत्र के लिए जो उनको अपग्रेड करना है, इनको आगे बढ़ाना है। जैसे कोरोना काल में ही हमारे पास 1100 बेड का गवर्नमेंट का ही एग्रीमेंट था, सारे बेड भरे रहते थे, बड़ी मुश्किल से हमने उसको संभाला और क्योर किया। और सबसे ज़्यादा सफलता मेरे को लगता है अपने इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की थी, जिनने 14,000 पेशेंटों को ठीक किया करीबन, और सबसे कम मॉर्टेलिटी रही कोरोना काल में। मेरा अगला सवाल डॉक्टर अंबर आपसे है, और उससे पहले मैं बता दूं डॉक्टर अंबर मित्तल एक डायनेमिक और समर्पित जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं। सर के लिए जोरदार तालियां। इंदौर में ही शिक्षित हुए हैं और पले बढ़े हैं, साथ ही एमजीएम से इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की है और अखिल भारतीय परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया। सर आपने, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है मेडिकल के क्षेत्र में। अब मेडिकल में एक नया रिनोवेशन कह सकते हैं उसको, हिंदी में पढ़ाई की शुरुआत की गई है, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? जी, मुझे ये लगता है कि हिंदी को, क्योंकि हमारी मातृभाषा भी है और काफ़ी सारे, जैसे मेरी स्कूलिंग तो पूरी इंग्लिश मीडियम में हुई है, पर मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो बाद में ज्वाइन करे इंग्लिश मीडियम में और वो पहले हिंदी मीडियम में थे, तो उन्हें काफ़ी कठिनाई आती थी शुरू में हिंदी से इंग्लिश में एडजस्ट होने में। तो ये हिंदी में पूरे मेडिकल करिकुलम को कन्वर्ट करना एक तो बहुत ही हिम्मत का काम है, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था, जो कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया है। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये क्या लिखा है। इवन अब हमारे डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन भी हो सकता है कि अब हिंदी में लिखे जाएँ कि कोई दवाई पहले आने लगे हैं। जी। तो क्योंकि पहले हम लिखते थे बीडी, मतलब अब लोगों को समझ में नहीं आता था कि हमने टैबलेट के आगे लिख दिया बीडी का मतलब क्या होता है। वो बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार। तो अब हम हिंदी में शायद पर्चे लिखें कि ये दवाई दिन में 2 बार दूध से लें। तो इस हिसाब से पेशेंट्स के लिए बहुत इजी हो जाएगा उस प्रिस्क्रिप्शन को समझना। इवन जो स्टूडेंट्स हैं जो लोअर बैकग्राउंड से आते हैं या हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, तो उससे उनको पढ़ने में, समझने में और compete करने में बहुत इजी रहेगा। और दूसरा, हम जब बाहर दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, जैसे चाइना में गए, जर्मनी में गए, जैसे मेरी एजुकेशन में जर्मनी में भी था, तो वहाँ पर जो वो लोग जो हैं वो जर्मन भाषा में ही पूरा उनका लिटरेचर रहता है। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे थोड़ी जर्मनी भी सीखनी पड़ी और मुझे उनसे डिस्कस करना पड़ा कि ऐसा क्यों है। तो वो लोग दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज। तो हमें भी अपनी भाषा पे बहुत गर्व होना चाहिए, और हिंदी में उसमें बिल्कुल भी कोई वो बात ही नहीं है। और मुझे लगता है ऐसा होगा एक ज़माने में कि बाहर से आज भी हमारे पास आउट ऑफ इंडिया से मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो हो सकता है यहाँ आके हिंदी भी सीखे और हिंदी में पढ़ाई करें। कितना अच्छा लगेगा, रशियन जर्मन हमसे नमस्ते बोलेंगे और हिंदी में बात करेंगे, अच्छा लगेगा। हमें भी अपनी मातृभाषा पर प्राउड होना चाहिए। और इतिहास गवाह है, जिसने अपने मूल्यों पर, इतिहास पर गर्व किया है, दुनिया ने उसका सम्मान किया है, वरना फिर किसी ने सम्मान नहीं किया है। तो ये हमको अपने मूल्य, अपनी भाषा, अपने इतिहास, इस पर हमें गर्व होना ही चाहिए। अर्पित सर, मॉडर्न होम्योपैथी किन किन जटिल बीमारियों का इलाज इनसे हो सकता है और आपने कर दिखाया है? जो सबसे ज़्यादा रिसर्च चल रहा है अभी मेडिकल साइंस में, हमने उन बीमारियों पर ज़्यादा टारगेट कर रखा है। इसका मतलब है कि आज भी मेडिकल साइंस कहता है कि कैंसर के स्टेज 4 के जो पेशेंट्स होते हैं, जिनके लिए ज़्यादातर मेडिकल साइंस में कीमो, रेडियो सर्जरी के बावजूद भी कोई ऑप्शंस नहीं बचते, उस तरीके के पेशेंट्स हमने काफ़ी सारे डील किए, जिनको रिकवर किया। ये सब के डिटेल्स मेरे यूट्यूब में, वेबसाइट में आपको उनके प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर मिलेंगे। उसके बाद हमने किडनी फेलियर वाले पेशेंट, जो काफ़ी कह सकते हैं एक तरीके से ट्रांसप्लांट वाली मुद्रा में है या एक तरीके से डायलिसिस की मुद्रा में जीवन भर चलने के लिए मजबूर हैं, इनकी डायलिसिस बचाने के लिए जो करीब 18 क्रिएटिनिन तक, जो 18 का लेवल बहुत ज़्यादा सीवियरिटी के साथ होता है, उसको हमने रिकवर किया है। ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट्स हमने यूट्यूब में डाल रखे हैं, जिनके माध्यम से आप उनको समझ सकते हैं। ऐसे कई ऐसे ऑटोइम्यून बीमारियां, जिसमें फाइब्रोमाइल्जिया, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें किसी अन्य कारण से अगर कोई कोमाटास पेशेंट है, तो कोमा के पेशेंट्स के लिए लगभग सभी सिस्टम कई बार जाकर फेल होने लग जाते हैं। ऐसे स्टेज पर नाक की नली, जो आरटी फीडिंग है, सर हम लोग नाक की नली आरटी फीडिंग से मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को लिक्विड में देकर हम उनको कोमा की स्टेज से बाहर लाने के लिए न्यूरोपैरासिम्पैथिक सिस्टम पे काम कर रहे हैं। वो तो डॉक्टर बनाते हैं, वो समझ जाएंगे। आप तो हमको समझाओ जिसको कुछ नहीं पता कि कैसे होता है, क्योंकि ये एक ऐसा मेरा इन्वेंशन था कि अगर हम कोमा के पेशेंट को देखेंगे और अगर हमारे पास दवाई देने का ऑप्शन नहीं होगा कि हम किस तरीके से देंगे, तो एक, चूंकि मेरे इट्स बीन 20 ईयर्स मैं प्रैक्टिस में हूँ सर, मेरे घर में 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। आई हैड बीन स्पेशली सेंट टू होम्योपैथी, कि अगर आप एलोपैथी में से अगर किसी एक को अगर निकाल के होम्योपैथी में पढ़ाना है तो शायद वो मेरा सौभाग्य था। पर उनका एक विजन था कि इस फील्ड में बहुत चांस है, इसको बढ़ाया जाए, इसमें रिसर्च किया जाए।
तो एक मेरा मोटिव था कि मैं होम्योपैथी से कुछ दुनिया को ऐसा देना चाह रहा हूं जो होम्योपैथी में आज तक लिखा नहीं गया है तो हमें करना पड़ेगा। इसलिए प्रयास करते 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 आज 3000 पेशेंट का डाटा आया, और उसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे चैलेंजिंग केस लगे वो है कोमेटॉस पेशेंट, जो हॉस्पिटल कैटेगरी में होते हैं, जिनके लिए कह सकते हैं कि वेंटिलेटर ही आपके लिए जीवन है, और जैसे ही आप वेंटिलेटर हटाते हो आपके पास कृत्रिम जीवन खत्म होता है, और शायद 1 दिन 2 दिन या 1 घंटा उनके लिए कहना मुश्किल होता है। ऐसे पेशेंट्स को हमने होम्योपैथी से आरटी फीडिंग से 960 बूंद तक का लिक्विड का डोज जो टिंचर्स में हमने डाइल्यूशन फॉर्म में हमने ऐड करके उनको दिलाया, और उसके मदद से काफ़ी सारे पेशेंट रिकवर होकर आज फिजिकली ठीक हैं, मेंटली कॉन्फिडेंट होकर आज फिर से समाज में खड़े हो पा रहे हैं। एक चीज़ मुझे पूछनी है सर आपसे, अभी हाल में हमने देखा था कि होम्योपैथी और एलोपैथी इनके डॉक्टर्स के बीच में बड़ा अभी वो टशन चल रहा था। आपने बताया घर में 19 डॉक्टर्स हैं, तो ऐसा तो नहीं कि 18 एलोपैथी वाले अलग बैठते हैं और आपको बोलते हैं कि नहीं ना आप होम्योपैथी वाले इधर बैठो, ऐसा कर रहे हैं घर में तो नहीं? देखिए, मेडिकल साइंस का एक सबसे अच्छा विजन होना चाहिए कि हम पेशेंट्स के लिए अच्छा सोचें। ये इसमें एलोपैथी होम्योपैथी या किसी भी सिस्टम से कोई लड़ाई नहीं होती है। हम कोविड में अगर हम समझ सकते हैं इस केस को बहुत अच्छे से, हम लोगों ने देखा कि पूरे मल्टी सिस्टम ने मिलकर एक यूनिक सिस्टम बनाकर लोगों की मदद की। जहां एलोपैथी इमरजेंसी में यूज कर रहे थे लोग, होम्योपैथी यूनानी और आयुर्वेदिक को लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूज कर रहे थे। तो मेडिकली डॉक्टर्स के बीच में ऐसा नहीं रहता, सिस्टम सबका अपना अपना होता है, रिसर्च सब फील्ड में होता है। मेरा कहना है कि WHO अगर सभी सिस्टम को अगर अडॉप्ट करता है तो रिसर्च को हमेशा मायने रखता है। होम्योपैथी में रिसर्च कम हुआ था, इसलिए हमारे जो प्रयास हैं लोगों को अब समझ में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका फायदा एलोपैथी सिस्टम से भी हमें मिलता है, क्योंकि हमारे ज्यादातर पेशेंट जो होते हैं वो एलोपैथिक सिस्टम से या तो आए हुए होते हैं या फिर एक तरीके से उस लेवल पे हमारे उनके साथ अप्रोच साथ में भी चलते हैं। तो कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम साथ में भी उनके ट्रीटमेंट करते हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारा एक आपसी एडजस्टमेंट भी होता है कि वो हमारे एप्रिसिएशन को और हमारी मेहनत को कहीं ना कहीं स्वीकार भी करते हैं, और उनके खुद के घरों के भी ट्रीटमेंट मॉडर्न होम्योपैथी से लेकर, क्योंकि लेना मजबूरी नहीं है उनकी। एक बार हो सकता है कि किसी कारण से अगर उन्हें सर्जरी करना पड़े, अगर वो खुद बचाना चाहे और उन्हें पता चलता है कि अगर मॉडर्न होम्योपैथी से हम किसी सर्जरी को बचा सकते हैं, किसी लास्ट स्टेज के पेशेंट्स को भी मदद कर सकते हैं, तो डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, और कहीं ना कहीं उसका अप्रिशिएशन हमारे फील्ड में हमें मिलता भी है। ठीक सर, मैं चाहता हूं कि आप सब तालियां बजाएं हमारे इन तीनों पैनलिस्ट के लिए, क्योंकि 2 डॉक्टर्स हैं जो लोगों की जान बचा रहे हैं, और एक ऐसे गुरुजी हैं, एक ऐसे शख्स हैं जो डॉक्टर्स बना रहे हैं, जो आगे जाके लोगों की जान बचा रहे हैं। बहुत धन्यवाद करता हूं सर आपका, भदौरिया सर। लेकिन सर एक मेरे मन में सवाल तो रहेगा सर, मतलब मुझे थैंक यू के लिए बोला गया, लेकिन मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूँगा, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा सर कि अभी जो डॉक्टर्स तैयार हो रहे हैं और जो डॉक्टर्स आप बना रहे हैं अभी, उनसे आप क्या चाहते हैं? क्योंकि हमने देखा कि आजकल प्रोफेशनलिज्म बहुत है, तो आप उनको क्या कहते हैं जब वो पास आउट होते हैं, प्रैक्टिस करने जाते हैं, आप उन्हें क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं आप उनसे? डॉक्टर्स ऐसा प्रोफेशन है, इसमें पहले दिन से इनको जॉब मिल जाता है, इनको सैलरी की कोई प्रॉब्लम नहीं, जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, रिस्पेक्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनको एक मन में भावना होना चाहिए कि इनको देश की सेवा करना है, जनता की सेवा करना है, गरीबों की सेवा करना है, और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में जो कमी है डॉक्टर्स की, उनकी सेवा करना है। और एक मन में भावना रखना चाहिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, पहले हमको जान बचाना है, पेशेंट को ठीक करना है, देश सेवा करना है, अपना नाम करना है, पेरेंट्स का नाम करना है, अपने संस्थान का नाम करना है। ये एक मोटो होना चाहिए, उसके बाद सेकेंडरी मोटो तो अपने आप ही बढ़ता जाता है। सर मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपका। सुरेश भदौरिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अर्पित सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।